Hello students, my name is Vishal, one of the directors of CLAT Prep. Today we are going to see the analysis of the Open Mock 1 which we conducted on 16th of June 2021. But before we do the analysis, सबसे पहले जो सबसे important question है उसको कैटर करते हैं. That is, why do we need to do the mock analysis? Importance क्या है mock analysis का? तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वन लाइनर आंसर. दैट इज, एक मॉक एनालिसिस हेल्प्स यू टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द कमिंग मॉक्स and eventually it would help you in the long run, that is for the actual CLAT exam or any other law entrance exams you are fighting for. So याद रखिए, मॉक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है. राइटिंग मॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका एनालिसिस. अब मॉक एनालिसिस में हम करते क्या है, या इनफैक्ट हमारे पास क्या टूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं. अ मॉक एनालिसिस वुड गिव यू द फॉलोइंग. नंबर वन, योर ओवरऑल स्कोर. ओवरऑल स्कोर से हम बेसिकली ये जज कर लेते हैं वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ. इनफैक्ट योर ओवरऑल स्कोर would be compared with the ideal score to get an admission into the top 5 NLUs or top 10 NLUs or any NLU you are aiming for. तो आपको ये पड़ता है कि वो गैप मालूम पड़ता है आपको कि वो गैप कितना है. Is my score more than the ideal score? Is my score less than the score? So that मुझे ये पता पड़ जाए मुझे और कितना वर्क ऑन करना है इसके ऊपर. Then coming to the rank. You get your rank among all the thousands of students you are fighting for. जैसे for example, इस open mock में there were thousands of students who appeared for the mock. And let's say your rank comes out to be 40. तो अगर आपका 40 का रैंक आया है, सो यू आर गेटिंग योर रिलेटिव परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स. सो ये ज़रूरी है, रैंक से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आप अभी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव सो दैट यू कैन improve on your rank, right? Then coming to the sectional score, which is very very important. Sectional score हमें सारे sections के score बताते हैं obviously, और आपको इसके बेसिस पे ये पता पड़ता है कि which section is the strongest and which section is something where you need to work on, maybe your weakness or maybe a little towards the lower side, so that you need to work on that section. लेकिन very important point, you cannot judge yourself on the basis of the score of one single mock. ये हमेशा एवरेज आउट होना चाहिए एटलीस्ट 3 to 5 मॉक्स के बीच से, तब जाकर के आप एक्चुअली एनालाइज कर पाओगे कि विच सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच सेक्शन इज समथिंग वेर इन यू नीड टू वर्क ऑन. एंड दैट इज वाई क्लैट प्रेप आपके साथ 3 ओपन मॉक कंडक्ट कर रहा है. सो बेसिकली आप अपने आप को सिर्फ इसी मॉक के जज पे बेसिस पर जज नहीं करोगे. यू शुड जज योर सेल्फ आफ्टर यू गिव ऑल द 3 ओपन मॉक्स. Right, now coming to the number of attempts and accuracy, it again gives you the idea कि आपने कितने attempts किए थे, और उससे भी ज़्यादा important होता है कि आपने accuracy level क्या maintain किए. How many of your attempts went correct? How many of the attempts went wrong? Now the number of attempts which went correct, उसमें से आपके कितने attempts थे जो genuinely आपने attempt किए थे, और ऐसे कितने attempts हैं जो आपको ये लगता है कि आपने fluke लिए थे वहाँ पर. So that gives you an idea. आपको हमेशा अपना analysis number of genuine attempts पे रखना है, फ्लूक्स को कंसिडर नहीं करना है. इनफैक्ट मैं आपको हमेशा ये राय दूंगा, क्योंकि वी हैव नेगेटिव स्कोर एज वेल, आपको फ्लूक्स अटेम्प्ट लेना ही नहीं चाहिए. राइट, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी लेवल आपको ये बताता है कि हमारे ओवरऑल स्कोर में जो एक्यूरेसी लेवल आया है क्या वो एक्चुअली आइडियल है, या वी कैन वर्क अपॉन द एक्यूरेसी लेवल सो दैट यू कैन इंप्रूव योर ओवरऑल स्कोर एज वेल. Then coming to the number of unattempted questions, ये हमें क्या आइडिया देता है, आपने जो क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट किया है were they actually supposed to be left? क्या वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो वहाँ पर हमें सॉल्व करना चाहिए था और हम उस पर कैपिटलाइज कर पाते अपने स्कोर पर, या फिर एक्चुअली जो हमने लीव आउट किया है वो जेन्युइनली इट शुड हैव बीन लेफ्ट अनअटेम्प्टेड. इफ़ यू आर डूइंग दिस जेन्युइनली, अगर आप अनअटेम्प्ट कर रहे हो उन्हीं क्वेश्चंस को, तो मान लीजिए ये बात कि यू आर वेरी गुड एट सिलेक्शन ऑफ पैसेजेस और क्वेश्चंस. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि देयर आर वेरियस क्वेश्चंस जहाँ पर आपको एक्चुअली अटेम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन लेट्स से बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट आपने उनको अटेम्प्ट नहीं किया, तो मेक श्योर दैट
फ्रॉम द नेक्स्ट मॉक ऑनवर्ड्स आप ये मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कौन से अटेम्प्ट्स जेन्युइनली हो जाने चाहिए थे। यू शुड बी इन अ स्टेट टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस, राइट। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये हमें क्या बताता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है, कई स्टूडेंट्स व्हेन दे गिव द मॉक एंड व्हेन दे डू द एनालिसिस, वो उन क्वेश्चन के आंसर्स जो करेक्ट निकले थे उनके एक्सप्लेनेशन आइडियली छोड़ देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। यू शुड बी एबल टू सी दैट जो थॉट प्रोसेस आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया था और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्या वही आंसर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस है। इफ यस, नथिंग टू वरी अबाउट, अदरवाइज कंसिडर इट एज अ फ्लूक। अगर बहुत ज़्यादा मिसमैच है कि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो कुछ और था, आपने कुछ और ही सोच करके मार्क कर दिया, या फिर अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूं जो गलत हुए हैं, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद क्या हमें यह समझ में आया कि क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक्स कर दिए या मेरे कॉन्सेप्चुअल एरर्स है इसके अंदर, राइट, या मैंने कॉम्प्रीहेंड ही बिल्कुल गलत कर दिया था। दिस वुड गिव यू एन आइडिया। इनफैक्ट जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उसके भी एक्सप्लेनेशन पढ़ के हमें ये रियलाइज हो जाता है लास्ट में कि वेदर दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन अटेम्प्टेड और नॉट। So these are various parameters on which you judge the analysis. Mind you, analysis has to be done in the right direction. अगर आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते हो, यू विल नेवर इंप्रूव एंड यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। तो हमारा एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो गलतियां हमने पहले मॉक में किया है या प्रीवियस मॉक्स में किया है वो वापस हम ना दोहराएं। वी हैव टू इंप्रूव, दैट इज व्हाट आवर सोल ऑब्जेक्टिव इज, राइट। हाउ टू एनालाइज अ मॉक, हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा था कि एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है और हम किन पैरामीटर्स पर अपने मॉक को एनालाइज करते हैं, right? Now let us come to the analysis of the mock we conducted on 16th of June 2021, which was the first mock of our score booster series. So अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं तो यहां पर पूरे पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को अगर मैं जज करूं तो दैट वुड बी रेटेड एज मॉडरेट। It was a moderate paper wherein we expected a score of around 80 plus. Why 80 plus? Because let's say you attempted a total of 120, which is our ideal number of attempts. अगर आप उस 120 attempts में 75% accuracy भी maintain करते हो तो आपका स्कोर 82.5 के आसपास आता है। 82.5 का स्कोर with 75% accuracy, which is decent enough. So I believe an ideal score in this mock would have been 80 plus. Though the highest scorer scored 102.5, which is very good score in this mock. Very good score for this mock. He would get a call from all the NLUs. Obviously, he is getting a call from Bangalore here. Then द रेंज ऑफ स्कोर्स की अगर मैं बात करूं कि इस मॉक में क्या रेंज आया था स्कोर का, दैट इज 62.5 टू 102.5 फॉर द टॉप 100 स्कोर्स। आई डोंट वांट टू गो to the range right from the lowest to the highest because the lowest is too way low, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं टॉप 100 स्कोरर्स की रेंज की बात करूं, that is from 62.5 to 102.5. So a person who is scoring more than 70, he would get an admission in any NLU. Any NLU मतलब कोई सा भी NLU से उसका कॉल डेफिनेट है। Then the median score was 29.75. बाय मीडियन स्कोर मतलब क्या है मेरा बोलने का, मीडियन स्कोर ये बताता है कि हमारे इस स्कोर से ऑलमोस्ट 50% मतलब 29.75 स्कोर ऐसा है जिसमें 50% स्टूडेंट्स या तो एग्जैक्ट 29.75 या उसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं, एंड 29.75 ही स्कोर वो है जिसमें एग्जैक्ट 50% या उसके बिलो 29.75 वाले द लोअर 50% लाई ऑन दिस स्कोर, राइट। देन कमिंग टू दी expected NLU on the basis of the scores you have scored in this mock. For SIU Bangalore, I would say it was 90 plus. अगर किसी का स्कोर 90 plus है, he or she would definitely get a call from Bangalore. Then coming to Nalsar Hyderabad, a score of 86 or more would have given him a call of Hyderabad definitely. Coming to Kolkata, the ideal score was 83 plus. Then the Bhopal, that is 81 plus. Coming to Jodhpur, which is 78 plus. ये हमारे हिसाब से, एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक आइडियल स्कोर है जो आपको इस मॉक में स्कोर करना चाहिए था टू गेट अ कॉल फ्रॉम द टॉप 5 NLUs. If I consider the top 10 NLUs, a score of 72 or above would have been ideal, and in fact to get a call from any NLU now you would have scored around
70 और अबव। सो ऑन दिस कोर्स आप अपने आप को जज कर सकते हो अभी मॉक के बेसिस पर कि आपका कॉल किस एनएलयू से है और अब हमें कितना और इम्प्रूव करना है सो दैट वी गेट अ कॉल फ्रॉम आवर डिजायर्ड एनएलयू। नेक्स्ट, अब अगर मैं सेक्शनल एनालिसिस की बात करूं, विच सेक्शन वॉज टफ, उसमें हमें क्या छोड़ना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन ईजी थे सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश का था। इंग्लिश सेक्शन को मैं रेट करूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज यहां पर जो रेंज ऑफ स्कोर्स देखा है हमने टॉप 100 के लिए, दैट वाज फ्रॉम 13.5 to 22.5, and from the experts point of view the student should have scored 15 plus. 15 plus was an ideal score here. So if a student attempts, let's say, gives devotes 28 to 30 minutes on this section and is able to, let's say, attempt 26 or 27 attempts, maintaining an accuracy of 70%, because English is something जहाँ पर accuracy बहुत ज़्यादा high नहीं जाता लोगों का, so I am keeping it at 70% on an average, then you would have scored around 18 to 19. So यहाँ पर इस section में अगर मैं बात करूँ, ideal score would have been 15 plus, wherein we had 12 questions on easy level, 10 questions I would rate as moderate, and the remaining 8 questions were difficult. यहाँ पर जो highest scorer था उसका जो स्कोर आया दैट इज 22.5, while the median score अगर आप देखोगे दैट इज 3.75. सो मीडियन स्कोर मैंने आपको बताया था 50% स्टूडेंट्स का स्कोर 3.75 के नीचे था और 50% स्टूडेंट्स 3.75 के ऊपर हैं. द रेंज ऑफ टॉप स्कोरर्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर इज 13.5 to 22.5. So overall the rating which I would give to this section is moderate to difficult. Coming to the next one, which was current affairs. Now if I would rate the difficulty level of current affairs, I would say it was easy to moderate. Why easy to moderate? Because the ideal score from the experts point of view was 27 plus here, and you can see the top 100 scorers, they scored in the range of 25.5 to 34.5. The highest score was 34.5 and the median score 12.75 था. So मतलब there more than 50% students scored 12.75 and above, and 50% of the students they scored below 12.75. So for those 50% students it is quite alarming. आपको बहुत वर्क करना है अभी करंट अफेयर्स के ऊपर, तब जाकर के आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे. करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है विच गिव्स एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, एंड इन क्लैट एग्जाम ऑल्सो वी वुड से दैट अगर आप इस पे कैपिटलाइज कर सकते हो सेक्शन के ऊपर, नथिंग लाइक इट, यू वुड डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड ओवरऑल. देन अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करें इनटू इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, देयर वर 20 क्वेश्चंस व्हिच वर रेटेड एज इजी, 15 क्वेश्चंस वुड हैव बीन मॉडरेट and 2 questions were difficult. So I believe 20 easy questions में one should be able to at least 18 questions at least easily, and coming to moderate questions, one who has good GK or current affairs, he would definitely score more than 8 in this. So if I say 18 and 8, 26, 27 का score आ जाता है, that is an ideal score here. Coming to the next section which was legal. Legal section I would say it is rated as moderate, but it should be on the little difficulty side, little on the difficult side but moderate, right? So highest score in this section was 33.25. The median score was 7.75. that means 50% students के score 7.75 below थे. द रेंज ऑफ टॉप स्कोरर्स की बात करें तो 19 to 33.25 है. सो ये स्कोर, इस सेक्शन को मैं मॉडरेट इसलिए भी बोल रहा हूं बिकॉज आउट ऑफ 38 the ideal score is rated as 22. So that means I would rate it as moderate but slightly on the difficult side. Then there were 18 easy questions in the legal section जो students को actually identify करके mark कर देना चाहिए था. The remaining 20 questions, 12 were moderate and 8 were difficult. In fact अगर मैं इस particular section की बात करूं तो least preferred passages होंगे वो passage number 4 and passage number 6 था, जो आप obviously अपने पेपर से देख सकते हो. लीस्ट प्रेफर्ड का मतलब है ये नहीं कहता कि आपको छोड़ के ही आना है, बट यू शुड अवॉइड दिस पैसेजेस व्हेन यू अटेम्प्ट इन द फर्स्ट राउंड, मे बी द सेकेंड राउंड व्हेन यू हैव एम्पल टाइम या आपके पास कुछ टाइम बचा है, एंड इफ लेट्स से लीगल इज योर फोर्टे, यू वुड कम बैक टू दिस सेक्शन, तब जाकर के आप इन पैसेजेस को सॉल्व करते. अदरवाइज इन द फर्स्ट को आप इन पैसेजेस को अवॉइड कर सकते थे. सो बेसिकली पैसेज 4 and 6 वर दोज पैसेजेस जिसमें अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई था.
right? Coming to the logical reasoning section, again I would say the overall section would be rated as moderate to difficult because मेरे हिसाब से इसमें जो एनालिटिकल पजल वाला पोर्शन था दैट वाज मॉडरेट एंड जो क्वेश्चन एक सिंगल कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आया था दैट वाज डिफिकल्ट टू क्रैक. सो आइडियली 5 क्वेश्चंस जो प्योर लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे आ गया. देन कमिंग टू द सीआर पैसेजेस, उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी थे तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट एंड सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. सो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो था दैट वाज 24 एंड द मीडियन स्कोर वाज 2.25 which is on the lower side, which clearly reflects that the students need to work on the reasoning section as well. Even though I would say that कि puzzle वाला part tough था, but critical reasoning ऐसा portion है जहाँ पर अगर आप 70% accuracy भी maintain करते हो and let's say you attempted around 24 questions, तो भी जा करके आपका जो score आना चाहिए था वो कम से कम 14 to 15 होना चाहिए था. राइट. सो आइडियल स्कोर इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट वुड हैव बीन 15 प्लस, जिसमें 12 क्वेश्चंस इजी थे. मैं सीआर की बात कर रहा हूं. इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस 10 प्लस 4 इसलिए लिख रहा हूं 10 क्वेश्चन सीआर के लिए एंड 4 क्वेश्चंस आपके पजल वाले सेट हो गया. देन कमिंग टू नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देयर वर 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट एंड 1 क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग दैट वुड बी रेटेड एज डिफिकल्ट अगेन. सो यहां पर अगर मैं लीस्ट प्रेफर्ड सेक्शन की बात करूं, मतलब आप किसको छोड़ सकते थे, अवॉइड कर सकते थे उस वक्त, दैट वाज पैसेज नंबर 5 इन सीआर एंड द एनालिटिकल पजल पोर्शन. आप इसको लीस्ट प्रेफरेंस देते. ऑर्डर में आइडेंटिफाई द इजी सेट्स, सबसे पहले उनको कीजिए, उसके बाद आप लीस्ट प्रेफर सेट्स पे आओगे. राइट. सो यहां पर मीडियन स्कोर मैंने आपको बताया था 2.25. रेंज ऑफ टॉप स्कोरर्स वर टॉप 100 स्कोरर्स वर 11.5 to 24. Then coming to the last section, which was quantitative techniques, I would rate this as easy to moderate. Out of the 15 questions, an ideal score of 6 was expected here, of which the range for top 100 scorers were 5.75 to 15. तो highest score यहाँ पर 15 था, but median score आप देख सकते हो 0. This is basically because हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हम ये समझते हैं कि वो क्वांट को बिल्कुल कम अहमियत देते हैं. You give least importance to this subject, but you should know this and you should believe this, that quant is one subject wherein you can be very sure about your answer if you solve it. क्वांट को इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए प्लीज. इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. क्वांट को इंपॉर्टेंस दीजिए बिकॉज दिस इज वन एरिया अगेन वेयर इन देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु विल हैव एन एज ओवर यू अगर आप क्वांट को नहीं देते प्रेफरेंस. आई एम सरप्राइज 90% स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 बिलो स्कोर कर रहे हैं. दो यहां पर नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस की बात करें, देयर वर 8 क्वेश्चंस व्हिच वर इजी, 5 क्वेश्चंस वर मॉडरेट एंड 2 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. सो यहां पर 7 प्लस का स्कोर एक आइडियल स्कोर था एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और यहां पर अगर मैं लीस्ट प्रेफर्ड सेट की बात करूं तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, हर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बन जाते थे उस सेट में. वो था सेट नंबर 1 जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था आपका. राइट. सो क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. डोंट डिसरिगार्ड दिस सेक्शन बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर अंडर द अजम्पशन क्योंकि क्वांट का वेटेज बहुत कम है. सो लेट अस नॉट फोकस ऑन इट. माइंड यू शुड नो दिस कि अगर आप क्वांट पे फोकस नहीं करते हो या क्वांट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो आपके 150 मार्क्स का पेपर नहीं रह जाता, ये 135 मार्क्स का पेपर रह जाता है. क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या अगर आपकी ये टेंडेंसी है क्वांट के सेक्शन को देख के ही छोड़ देना है तो आपका ओवरऑल पेपर ही 135 मार्क्स है. सो प्लीज start giving importance to this section as well. So this was the overall analysis of Open Mock 1. A score of 60 प्लस, जिन भी स्टूडेंट्स का 60 प्लस का स्कोर आया है लेकिन बिलो 80 आ रहा है, यू डोंट हैव टू डिसहार्टन योरसेल्फ बिकॉज दिस इज जस्ट मॉक नंबर 1. ऑन द बेसिस ऑफ 1 मॉक मैंने आपको कहा है अपने परफॉर्मेंस को जज मत कीजिए, अपने कैलिबर के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए बिकॉज अभी और भी मॉक्स बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी ओपन मॉक 2, ओपन मॉक 3 बाकी है विच विल बी कंडक्टेड ऑन द कमिंग संडे एंड वेडनेसडे एज आई सेड यू बिफोर. उस पे क्या करना है आपको, ये जो आपने मॉक दिया था इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लीजिए. आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड देन try avoiding those mistakes in the coming mocks. This is very, very important. All the best for the coming mocks. Thank you. This is what we have for the analysis of Open Mock 1. Thank you so much.